हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के क्लासेस। आई एम रविंद्र कोतवाल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है और उसके टर्म्स क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है एक्चुअली, ये एक प्रोसेस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग and reporting all the financial transactions of a business. Okay, so क्या क्या है, ये एक प्रोसेस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग is a process of recording, summarizing, analyzing and reporting, ठीक है, and reporting all the transactions of a business. So financial accounting is a process of recording, summarizing, analyzing and reporting all the transactions of a business. किसी भी बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन जो है उनको रिकॉर्ड करना, दैट इज लिख के रखना। समराइज करना मीन्स एक तरह से क्लासिफाई करना या एक प्रॉपर वे में उसे रिप्रेजेंट करना। देन एनालाइज करना, कहाँ उससे हमें फ़ायदा या नुकसान हो रहा है हमारे बिजनेस को। एंड रिपोर्टिंग, और उसके बाद रिपोर्ट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशंस को। क्या चीज़? ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस। सो सिंपल भाषा में फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, उनको समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर रिपोर्ट करते हैं। ओके, इज इट क्लियर? जहाँ तक टर्म्स की बात है तो टर्म्स में सबसे पहले बिजनेस आता है। थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा। बिजनेस, देखिए, बिजनेस और ओनर, किसी भी बिजनेस में बिजनेस और ओनर को हमेशा अलग मानिएगा, ठीक है। बिजनेस और ओनर, एक्चुअली बिजनेस किसी भी कंपनी की एक अपनी एंटिटी होती है। एंटिटी मीन्स इस कंपनी को ओनर एक पर्सन है ना, ओनर इज अ पर्सन। बिजनेस is also a person but we call it as artificial person। ये भी एक पर्सन की तरह ही बिहेव करता है। सो बिजनेस और ओनर को हमेशा एक दूसरे से अलग समझिए। इनकी दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, दोनों की अपनी अपनी एंटिटी है। बिजनेस भी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह बिहेव करता है। बहुत सारी कंपनीज का नाम बोलते हो आप। सिम कौन सी यूज कर रहे हो? जियो की। ओनर की बात नहीं की हमने कि ओनर कौन है। जियो की सिम यूज कर रहे हैं। मोबाइल कौन सा यूज कर रहे हो? सैमसंग का यूज कर रहे हो। आप कंपनी का नाम बोल रहे हो, ओनर का नाम नहीं बोल रहे हो। और साथ में क्या बोल रहे हैं? सैमसंग का। ऐसे बोल रहे हैं हम जैसे सैमसंग कोई इंसान हो। तो एक्चुअली कहने का क्या है मेरा यहाँ पे तात्पर्य, क्या मेरा मतलब क्या है कहने का? बिजनेस की अपनी एक एंटिटी है, बिजनेस की एक अपनी आइडेंटिटी है, बट कभी भी बिजनेस और बिजनेस के ओनर को मिक्सअप नहीं करो। ये दोनों बहुत अलग अलग हैं। ओके, इज इट क्लियर? अब बात आती है बिजनेस की। बिजनेस क्या है? तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो टर्म्स हैं उन टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे पहला टर्म यही है, बिजनेस। क्योंकि बिजनेस है तो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग सब्जेक्ट का जन्म ही बिजनेस की वजह से हुआ। बिजनेस है तो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी है, बिजनेस नहीं है तो उनका कोई वजूद नहीं है। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज आल्सो ए प्रोसेस। बिजनेस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पहले हम सामान खरीदते हैं और फिर उसे आगे बेचते हैं, और मकसद टू अर्न प्रॉफिट। सो बिजनेस इज ए प्रोसेस ऑफ बाइंग goods from some manufacturer or some factories and then selling it to final consumer
और कुछ केसेस में अगर हम होलसेलर हैं तो सेलिंग देम टू रिटेलर। सो क्या सिंपल भाषा में बाइंग एंड सेलिंग टू मेक प्रॉफिट। क्या है मकसद? बिजनेस इज अ प्रोसेस in which a person buys something and then sells. Why? To make a profit. So business वो प्रोसेस है जिसमें हम सामान खरीदते हैं फिर उसे बेचते हैं और किस लिए बेचते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। अलग बात है कभी कभी लॉस भी होता है, लेकिन ओके। सो दिस इज फर्स्ट थिंग, दैट इज व्हाट बिजनेस। अब बिजनेस के बाद बिजनेस शुरू करने के लिए जो ओनर है, जो भी बिजनेस का ओनर है, जो भी एक छोटी से छोटी दुकान लो या एक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लो, बिजनेस इज बिजनेस। बिजनेस कोई भी छोटे से छोटा, एक छोटा सा टी स्टॉल ले लो या एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, है टाटा ले लो, बिरला ले लो, बिजनेस हर जगह पे एक ही बात है, बिजनेस इज बिजनेस। इट कैन बी स्मॉल, इट कैन बी अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। हर एक बिजनेस में सबसे पहले ओनर ने एक बिगनिंग करनी होती, स्टार्टअप करना होता है, और स्टार्टअप करने के लिए ओनर जो है बिजनेस में पैसा लगाता है। क्या करता है? पैसा लगाता है। वो पैसा जो बिजनेस में लगाया जा रहा है उसे कहा जाता है कैपिटल। क्या? द मनी विच इज यूज्ड बाय द ओनर ऑफ बिजनेस टू स्टार्ट हिज बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल की डेफिनेशन भी क्लियर है। क्या है कैपिटल? द मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन, बाय द ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल। अच्छा, अभी खाली पैसे की बात कही मैंने, लेकिन जहां पे हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो लैंड जो है, वहां के जो कॉम्प्लेक्सेस जो है, मतलब जो भी वो बिल्डिंग्स हैं वहां की, क्या वो भी उस ओनर की ही हैं? वो लैंड भी ओनर ने दी? अगर वो लैंड भी, वो प्रॉपर्टी भी ओनर ने दी है तो दैट प्रॉपर्टी इज आल्सो ए पार्ट ऑफ कैपिटल। सो कैपिटल की अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो कैपिटल की डेफिनेशन क्या होगी? कैश एंड प्रॉपर्टी गिवन टू द बिजनेस बाय द ओनर। वो कैश और वो प्रॉपर्टी जो ओनर ने बिजनेस में लगाई है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। ओके, इज इट क्लियर? अब कैपिटल के बाद आपके पास आता है एसेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एसेट क्या होता है? एसेट इज समथिंग दैट द बिजनेस ओन्स। ओके, वो चीज जो बिजनेस की है, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, कंपनी की बात कर रहे हैं, कोई भी वो सामान, कोई भी वो चीज जो बिजनेस की है उसे हम एसेट कहते हैं। ओके, और जो बिजनेस का समथिंग दैट बिजनेस ओन्स इज एसेट एंड समथिंग दैट द बिजनेस ओज, वो चीज जो बिजनेस को वापस करनी पड़ेगी, किसी ना किसी को देनी पड़ेगी, दैट इज लायबिलिटी। ओके, एसेट क्या है? वो सामान, वो चीजें जो बिजनेस की हैं, बिजनेस इज द ओनर है, तो वो एसेट है, और वो चीजें जो बिजनेस ने किसी को देनी पड़ेंगी, दैट इज वी कॉल एज लायबिलिटीज। ओके, एसेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। एसेट्स दो तरह के होते हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं? दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर,
और फिक्स्ड एसेट होते हैं दैट कैन बी कन्वर्टेड टू कैश आफ्टर 1 और मोर ईयर। 1 साल से ज़्यादा टाइम जिनमें लगे कैश में कन्वर्ट करने में उन्हें फिक्स्ड एसेट कहते हैं, और जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं उन्हें करंट एसेट कहते हैं। लाइबिलिटी इज आल्सो ऑफ 2 टाइप्स। करंट लाइबिलिटीज, these are those debts that are payable within 1 year, and long term liabilities are payable over a period of time greater than 1 year. So liabilities में क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ वो हैं जो 1 साल के अंदर अंदर हमें पे करनी होती हैं, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वो हैं जो हमें 1 साल के बाद के टाइम में पे करनी होती हैं, जहाँ से भी हमें जिसकी भी हमें वो पे करनी है। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास गुड्स। गुड्स क्या चीज है? गुड्स एंड सर्विसेज, हम कॉमनली गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। यहां गुड्स की बात है। गुड्स क्या है? दैट स्टॉक विच द बिजनेस बाइज फ्रॉम समवेयर एंड देन सप्लाइज टू समवेयर एल्स। वो सामान जो हम खरीद के लाते हैं, हमारे पास सामान जमा रहता है और उसके बाद हम उसे आगे बेच देते हैं। क्लियर? उसके बाद है हमारे पास सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस सिंपल है, बिजनेस जो पैसा खर्च कर रहा है किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए, दैट इज कॉस्ट प्राइस। ओके, ये 2-3 बहुत छोटी मोटी बातें हैं। कॉस्ट प्राइस के बाद आता है हमारे पास रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या है? रिवेन्यू जो हमने गुड्स खरीदी उनको बेच करके जितना भी हमने पैसा कमाया, दैट इज रिवेन्यू। इसको सिंपल भाषा में आप एसपी भी समझ सकते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल गुड्स। कॉस्ट प्राइस इज बाइंग प्राइस ऑफ ऑल गुड्स, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज सेलिंग, हमने सारा सामान कितने का बेचा, दैट इज सेलिंग प्राइस। हम यहां पे उसे रिवेन्यू कहते हैं कि हमारे पास टोटल कितना पैसा आया कंपनी के पास, दैट इज रिवेन्यू। और इन दोनों का डिफरेंस जो है दैट विल प्रॉफिट क्या होगा? रिवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस। टोटल रिवेन्यू माइनस, टोटल रिवेन्यू मीन्स टोटल ऑल सोर्सेस से जो पैसा कंपनी के पास आया, दैट इज टोटल रिवेन्यू। उसमें से जो हमारा खर्चा हुआ उसे हम माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलता है। अब होता क्या है, अगर हमारा रिवेन्यू कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खर्चा हमारा ज्यादा हुआ था, रिवेन्यू कम आता है, उस केस में हमें लॉस होता है, जो कि बिजनेस को हमेशा गवारा, बिजनेस को कभी भी गवारा नहीं है। बिजनेस कभी भी नहीं चाहता कि उसे लॉस हो, उसे प्रॉफिट ही चाहिए होता है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है। तो इज इट क्लियर? व्हाट इज रिवेन्यू, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस? ओके, उसके बाद हमारे पास है एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर। ये दोनों वर्ड एक साथ मिलते हैं और यहां पे बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो सिंपल भाषा में एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस दोनों खर्चे हैं, मीनिंग दोनों का खर्चा, हम कितना खर्चा कर रहे हैं। जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, छोटे मोटे खर्चे, डेली रूटीन के जो खर्चे हैं उनको हम एक्सपेंसेस कहते हैं, और एक्सपेंडिचर होते हैं जो लॉन्ग रन के खर्चे हैं। हमने बिल्डिंग खरीदने के लिए पैसा दिया, एक लार्ज अमाउंट दिया, और वो बिल्डिंग हमारे पास लंबे समय के लिए रहेगी। हमने मशीनरी खरीदने के लिए लार्ज अमाउंट देना पड़ेगा, ह्यूज अमाउंट देना पड़ेगा, और वो मशीनरी हमारे पास लंबे समय के लिए रहेगी। इस तरह के जो खर्चे हैं दैट आर कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर्स। और आपने अभी चाय पिलाई किसी को या सैलरी दी, हर महीने काम होता जा रहा है, जो महीने महीने हो रहा है, छोटे मोटे खर्चों में ये एक्सपेंसेस में आता है। इज इट क्लियर? ओके। More professionally, expenditure are costs incurred when purchasing assets for the company or paying for a significant proportion of company's liabilities. And on the other hand, expenses refer to the cost incurred by the enterprises so that they can gain revenue. For example, salaries, transportation, etc. These are the costs
for expenses. Okay. Accounts receivable. These are the amounts of money owed by the customers or clients to a business after goods or services have been delivered or used. ये अकाउंट्स रिसीवेबल वो पैसा है जो कस्टमर्स ने बिजनेस को पे करना है, कब? जब उनके पास गुड्स या सर्विसेज जो भी हैं डिलीवर हो चुकी हैं या वो यूज़ कर चुके हैं, उस वक्त जो उन्होंने बिजनेस को पेमेंट करनी है, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंट्स रिसीवेबल. ओके. नेक्स्ट है अकाउंट्स पेएबल. द अमाउंट्स ऑफ मनी ए कंपनी ओज क्रेडिटर्स, सप्लायर्स etc. in return for goods and services they have delivered. अकाउंट्स पेएबल वो पैसा है जो कंपनी ने क्रेडिटर्स, सप्लायर्स वगैरह को देना है. किस लिए? क्योंकि कंपनी ने सप्लायर्स वगैरह से गुड्स और सर्विसेज की डिलीवरी ली हुई है या ले चुके हैं. ओके. ड्राइंग अकाउंट. A drawing account is an accounting record maintained to track money withdrawn from a business by its owners. ड्राइंग अकाउंट क्या अकाउंट है? एक ऐसा अकाउंट के जिसमें बिजनेस का जो ओनर है उसने कब कब कितना कितना पैसा बिजनेस से निकाल के अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया. जब भी बिजनेस में से, जब भी कंपनी में से, आपकी शॉप में से उसका ओनर पैसा निकालता है, वो भी रिकॉर्ड किया जाता है और जिस जगह पे वो रिकॉर्ड किया जाता है उस अकाउंट को बोला जाता है ड्राइंग अकाउंट. ओके. इज इट क्लियर? डेब्टर. ए डेब्टर इज ए पर्सन और एंटरप्राइज दैट ओज मनी टू अनदर पार्टी. ओके. और उसके बाद क्रेडिटर, द पार्टी टू होम द मनी इज ओड माइट बी ए सप्लायर, बैंक और अदर लेंडर्स. ओके. सो डेब्टर कौन होता है? वो आदमी या वो कंपनी, वो एंटरप्राइज जिसने दूसरी पार्टी को पैसा देना होता है. मतलब जिसने पैसा देना है वो डेटर है और जिसने पैसा लेना है वो क्रेडिटर है जिसे, और जिसने पैसा लेना है वो क्रेडिटर है. ओके. इज इट क्लियर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. एन एक्सपेंस विच इज ड्यू बट हैज़ नॉट बीन पेड. And outstanding income, an income that is due but yet not received. Outstanding expenses वो expenses होते हैं जो ड्यू हैं लेकिन अभी आपने खर्चे नहीं हैं. मान लीजिए आपने कोई किराया देना है, टाइम हो चुका है किराया देने का लेकिन आपने अभी तक दिया नहीं है, तो वो हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. और आउटस्टैंडिंग इनकम वो इनकम है जो आपको कहीं से मिलनी थी लेकिन अभी तक मिली नहीं है. मतलब अभी टाइम हो चुका है, आज से 10 दिन पहले मिलनी चाहिए थी, 20 दिन पहले मिलनी चाहिए थी लेकिन अभी तक मिली नहीं है. दैट इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग इनकम. ओके. बैड डेट्स. ए रिसीवेबल अमाउंट दैट ए कस्टमर विल नॉट पे. और डेबिट क्या होता है? एन अकाउंटिंग एंट्री वेयर देयर इज आइदर एन इंक्रीज इन एसेट्स और ए डिक्रीज इन लायबिलिटीज ऑन कंपनीज बैलेंस शीट. तो पहले बात करते हैं बैड डेट्स की. बैड डेबिट्स क्या होते हैं? एक रिसीवेबल अमाउंट है जो कस्टमर कभी नहीं पे करेगा. मतलब आपने उसे उधार दिया था, अब वो आपको वापस नहीं करेगा, या तो उसकी डेथ हुई है या किसी भी कारण, जो भी रीज़न हो, वो आपको पेमेंट वापस नहीं करने वाला है. दैट इज़ कॉल्ड एज बैड डेबिट. दूसरी तरफ डेबिट क्या होता है? एक ऐसा अकाउंट है, ये अकाउंटिंग एंट्री है जो या तो आपके एसेट को इंक्रीज़ करेगी या आपके लायबिलिटीज़ को डिक्रीज़ करेगी. कहाँ? जहाँ पे भी हमने कंपनी का बैलेंस शीट बनाना होता है वहाँ पे या तो हमारा एसेट इंक्रीज़ हो जाएगा या लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो जाएगी डेब्ट से. ओके. अब क्रेडिट. एन अकाउंटिंग एंट्री दैट में आइदर डिक्रीज एसेट्स और इंक्रीज लायबिलिटीज़ ऑन द कंपनीज बैलेंस शीट. क्रेडिट क्या है? एक ऐसी एंट्री है जो या तो आपके एसेट को डिक्रीज़ करेगी या लायबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करेगी. कहाँ? कंपनी की जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं वहाँ पे. ओके. बुक कीपिंग. बुक कीपिंग इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस and is a part of process of accounting in business. Transactions include purchase, sales, receipts,
and payments by an individual person or an organization. ओके, बुक कीपिंग क्या है? ये एक ऐसी रिकॉर्डिंग है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जिसमें क्या क्या है, परचेजेस का, सेल्स का, रिसिप्ट्स और पेमेंट्स का सारा रिकॉर्ड किसी एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल का या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का सारा प्रॉपरली लिखा जाता है. ओके, मेरे इस हार्ड वर्क के लिए एक लाइक तो बनता है. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और वीडियो को शेयर करके अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुंचाइए. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट. जर्नल. A journal is a detailed account that records all the financial transactions of a business to be used for future reconciling of and transfer to other official accounting records such as general ledger. ये जो जर्नल होता है ये क्या होता है? ये एक सबसे पहली बुक है जिस पे सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं किसी भी बिज़नेस में. छोटे से छोटे दुकानदार के पास जो आपको एक नोटबुक दिखती है जिस पे वो सारा लेखा जोखा रखता है, हिसाब किताब रखता है, वो भी एक जर्नल है. लेकिन जब हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वो थोड़े अच्छे ढंग की बुक होती है जिसमें सारी ट्रांजैक्शन डेट वाइज प्रॉपरली लिखी जाती हैं. ओके, जिनको बाद में वहाँ से उठा के आगे जो जनरल लेजर होता है उस लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है थोड़ा मॉडिफाइड वे से. ओके, लेजर. A ledger is a book containing accounts in which the classified and summarized information from the journal is posted as debits and credits. The ledger contains the information that is required to prepare financial statements. It includes accounts for assets, liabilities, revenues and expenses. सो लेजर क्या है? लेजर एक जर्नल के बाद आने वाली बुक है जिसमें सारे अकाउंट्स को क्लासिफाइड और समराइज्ड तरीके से नोट किया गया होता है क्रेडिट और डेबिट फॉर्म में. और लेजर में सारी इंफॉर्मेशन होती है जो बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के काम आती है, जैसे अकाउंट्स, एसेट्स के अकाउंट्स, लाइबिलिटीज़ के, रेवेन्यू के, एक्सपेंसेस के वगैरह वगैरह वगैरह. ओके, so friends, if this lecture is fruitful to you, then hit the like button, share the video with your friends, and if you are new to the channel, subscribe the channel, and all the very best for your coming competitive exams. आप लोगों के लिए मेरा एक सवाल है कि मुझे वाइट बोर्ड यूज़ करना चाहिए या ये स्लाइड्स बेटर हैं? प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए. ओके.